इसका हम लोगों ने बहुत सारा सुना हुआ है ना। जब हम जीवन क्रिया को अध्ययन करते हैं तो हम उसके अंदर परावर्तन प्रत्यावर्तन को देखते हैं, इस क्रिया को, है ना। जब हम ये चरित्र पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले चैप्टर में जो हम लोगों ने बल और शक्ति को देखा था, अभी और क्वेश्चन, अभी मैं सारे क्वेश्चन को सुबह वाले सत्र में ले लूंगा, अब नहीं तो मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा और समय बहुत कम है, तो मैं अपने अलग समय में जाने के पहले सारे क्वेश्चन देख लूंगा और फिर उस सारे को उत्तर दूंगा, ठीक है। तो बल शक्ति को जो हमने देखा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चैप्टर को अध्ययन करते समय, स्थिति और गति, बल और शक्ति को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना। परावर्तन प्रत्यावर्तन, स्थिति गति बल शक्ति के मुद्दे पर छोटे से छोटे बड़े से बड़े इकाइयों के साथ वह भी सभी पद और अवस्था में स्पष्ट हो चुकी है। तो ये बात पूरी हो गई, हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा बात किया, है ना। अब परावर्तन प्रत्यावर्तन संबंधी ज्ञान, विचार, निर्णय, प्रमाण, फल, परिणाम ज्ञान का गवाही होने पर ध्यान देते हैं। तो अब आगे क्या ध्यान, अब इसी से जुड़ा हुआ अगला चैप्टर क्या आया है, परावर्तन और प्रत्यावर्तन की बात आई है, ठीक है। और परावर्तन प्रत्यावर्तन संबंधी जो ज्ञान है, जो विचार है, निर्णय मतलब निर्णय, जो उसका निर्णय क्या है, जिसको हम प्रमाणीकरण और परिणामीकरण कहते हैं, जो प्रयोग सिद्ध व्यवहार सिद्ध है ना, और व्यवस्था में सिद्ध हो सके उसको निर्णय कह रहे हैं। प्रमाण, फल, ये सारे शब्द एक्चुअली आगे आकर डिफाइन हो रहे हैं इसी बुक में, आगे ये सब शब्द आते हैं और बहुत अच्छे से इसका डेफिनेशन है, तो अभी छोड़ देता हूं, आगे हम लोग देख लेंगे। गम्य स्थली के अर्थ में ही मानव सारे कार्यकलाप संपन्न करना चाहता है। तो जो सारे कार्यकलाप हैं क्यों हो रहे हैं, इसका एक बहुत ही मेन रीजन है गम्य स्थली, कहीं निश्चित स्थली तक पहुंचने की बात आ रही है ना, गम्य स्थली तक पहुंचने की बात है। तो जो सारा अध्ययन है हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो जो फाइनल आदमी का डेस्टिनेशन है, जो अंतिम डेस्टिनेशन है मानव का, वो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये अंतिम, अगर हम जीवन के रूप में देखते हैं तो एक गम्य स्थली, जो प्रत्यावर्तन का जो गम्य स्थली वो है अनुभव, और परावर्तन का जो गम्य स्थली है प्रमाण स्वरूप में वो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो एक छोर पे है गम्य स्थली सह अस्तित्व का अनुभव, और दूसरे छोर पे है गम्य स्थली जो सह अस्तित्व में अनुभव है, अगर उसका गम्य स्थली देखेंगे तो वह है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। और जो सारे हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जो अभी आगे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं इस परावर्तन प्रत्यावर्तन का, उसी गम्य स्थली को पाने के अर्थ में है ना। अभी इसके पीछे हम लोगों ने जो स्थिति और गति, बल और शक्ति का अध्ययन किया, वो भी उसी क्रम में जुड़ा हुआ है कि हमको सह अस्तित्व का अनुभव हो और हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित कर पाए। ये दो मुख्य बातें हैं। जैसे मानव चलने लगता है, उसकी गम्य स्थली उसके सामने होना आवश्यक है ना। गम्य स्थली ना हो, चलना ही हो, ऐसे मानव को हम क्या कहेंगे? हर मानव सोच सकता है, थोड़ा मजाक हमारा यह। अब वो ट्रेन में वो सोम भैया हमारे कई बार उदाहरण देते हैं कि भाई ट्रेन में आदमी है, उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। वो किसी ने उदाहरण दिया था, याद नहीं कौन, तो वो कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो खाना पीना खिलाता है, सब कुछ बढ़िया करता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि उसको जाना कहाँ है। तो हमको लगता है कि वो अभी समझदार नहीं है। और ऐसे हम भी दौड़े जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने बहुत बढ़िया फ्रेज बना रखा कि लाइफ इज ए जर्नी, जीवन क्या है, एक निरंतर यात्रा है। तो हम सब निरंतर यात्रा पे निकले हुए हैं, कहाँ पहुंचना है नहीं मालूम है, ऐसा अभी चल रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसका उलट, कि जो भी हम कार्य करते, जो भी गति है, जहां भी हम एक काम को शुरू किया, उसका एक एंड पॉइंट है। उसको एंड पॉइंट की बजाय एक उसकी पूर्ण पॉइंट कह लो, जहां पे उस क्रिया को पूर्ण होना है। तो हर क्रिया को एक जगह जाकर पूर्ण भी होना है ना। तो जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, हम चलने लगे, तो हमको कहीं पहुंचना है,
अगर हम पहुंचने वाले चीज को ध्रुवीकृत कर लेते हैं तब जाकर के हमारा अध्ययन होता है। हमको पहुंचना कहाँ है वो अगर ध्रुवीकृत नहीं है तो जो हमारी जर्नी है वो ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि दिशा ही सेट नहीं होगा। दिशा तभी सेट होगा जब हमको लक्ष्य पता है अंतिम जगह पहुंचना कहाँ है ना। तो उस रूप में कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर ये तय नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है तो आप फिर जो बातें करते हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। घर में स्त्री ना हो, चलना ही हो, ऐसे मानव को हम क्या कहेंगे? हर मानव सोच सकता है। इस प्रकार एक चींटी भी, एक हाथी भी, पशु पक्षी भी, जीव जंतु भी, जितने भी चलायमान हैं उनके गम्य स्थली उनके साथ जुड़ा ही रहता है। मतलब जब वो चलना शुरू किए तो उनको कहीं पहुंचना ही है ना, पहुंचने के लिए ही वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ गूंज चिड़िया है, पक्षी हजारों किलोमीटर तक यात्रा करती है। कनाडा से वो बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है, लेकिन वो जो भी यात्रा है वो कहीं पहुंचने के अर्थ नहीं है ना। इसका प्रमाण यही है कि सभी चल कर कोई निश्चित जगह पर पहुंचते रहते हैं। जल में तैरने वाले मगरमच्छ भी तैरते हुए निश्चित निर्धारित जगह पर होते हैं। इस तरह से कुछ वस्तु धरती के हर स्थल पर होने वाले होते हैं, कुछ कहीं कहीं होने वाले होते हैं, कुछ अत्यल्प जगह में होने वाले होते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, इस सबको उदाहरण नीचे दे रहे हैं। जैसे हवा धरती के सभी ओर रहता है ना। सूर्य का प्रकाश एक ओर रहता है, एक ओर नहीं रहता है। जैसे नदी दूर दूर तक बहती है, जैसे पहाड़ एक ही जगह में दिखाई पड़ता है, जैसे झाड़ पौधे एक ही जगह में रहते हैं, इसी धरती में मानव भी रहता है, पक्षी भी रहता है। कुछ वर्ष पहले मानव ऐसा सोचता था कि पक्षियां ही दूर दूर तक जाते हैं, वह बदलकर अब मानव भी पूरी धरती में घूमने लगा, हवाई जहाज बना लिया, अपना यात्रा कर रहे हैं। चलो अच्छा है कि कोरोना वायरस के कारण थोड़ा यात्रा कम हो गया है ना। घूमते हुए भी कोई न कोई जगह में, स्थान में होता ही है। वो कहीं घूमता है तो कहीं न कहीं होता ही है, घूमता है तो होना एक अवश्यंभावी रहता ही है। यह स्थिति गति के साथ जुड़ी हुई तथ्य है। अब कहीं रहेगा तो स्थिति तो है ही, स्थिति के बिना गति होती नहीं है ना। यह सिद्धांत अथवा सकारात्मक स्थिति के साथ ही गति प्रमाणित होती है। तो सकारात्मक स्थिति के साथ ही गति प्रमाणित होती है, स्थिति के बगैर गति प्रमाणित नहीं होती। गति के साथ आप स्थिति को नहीं, स्थिति के साथ गति है। ठीक है। मानव की स्थिति गति सुस्पष्ट है। अब क्या कह रहे हैं, सुंदर बात, कि मानव की स्थिति गति दोनों सुस्पष्ट है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मानव का होना भी, स्थानांतरण होना भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ परावर्तन प्रत्यावर्तन की क्रिया भी संपादित होती है। तो दो क्रियाएं हैं, परावर्तन की क्रिया, तो परावर्तन से उसको कहीं पहुंचना है, और प्रत्यावर्तन की क्रिया है ना, उसका एक सेट डेस्टिनी है, उस जगह उसको पहुंचना है। ऐसे परावर्तन प्रत्यावर्तन को हम पहचानवाने के रूप में, समझने समझाने के रूप में, समझने के रूप में, सीखने के रूप में हम अपने में होना पाते हैं। इसमें से समझने समझाने का जो भाग है, इसी में परावर्तन प्रत्यावर्तन सुस्पष्ट होता है ना। तो परावर्तन प्रत्यावर्तन समझने और समझाने की क्रिया में, जो समझने की क्रिया है उसको प्रत्यावर्तन कह रहे हैं, और जो समझाने की क्रिया है उसको परावर्तन कह रहे हैं। प्रत्यावर्तन विधि से समझते हैं, समझाने की विधि को परावर्तित होते हैं। मानव के लिए जितनी भी क्रियाएं हैं वे कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित भेदों से है।
इसको हमने कर्म दर्शन के शुरू में भी देखा था, उसको योगेश भैया ने लिया था काफी अच्छे से। तो आप वहां पे अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्रियाएं क्या है। कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित 9 भेदों से कर्म को बाबा जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया, तो उसको आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पे कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। इन सब के मूल में परावर्तन, परावर्तन के मूल में प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन के वैभव में परावर्तन क्रिया अनुस्यूत विधि से संपादित होती है। सारी क्रियाओं के मूल में देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, इन सब के मूल में परावर्तन है, और परावर्तन के मूल में देखेंगे तो प्रत्यावर्तन है, प्रत्यावर्तन के वैभव में परावर्तन है, और ये एक अनिश्चित निरंतर रहने वाली क्रिया है ना। परावर्तन की सार्थकता तभी संतोषजनक हो पाई है जब समझने के लिए इच्छुक मानव हो। तो वो परावर्तन की सार्थकता तब है जब समझने के लिए मानव इच्छुक हो। ऐसे मानव के साथ ही परावर्तन क्रिया अर्थात समझे हुए को समझाने की क्रिया सार्थक होता हुआ देखने को मिलता है ना। ऐसे मानव के साथ ही परावर्तन क्रिया अर्थात समझे हुए को समझाने की क्रिया सार्थक होता हुआ देखने को मिलता है, तभी वो सार्थक होता है ना, नहीं तो वो सार्थक नहीं। परावर्तन की सार्थकता में इतना सुनिश्चित होना आवश्यक है कि परावर्तन क्रम, कार्य, व्यवहार, फल, प्रयोजन संगत हो। नीचे बता रहे हैं कार्य में उत्पादन का आधार, तो परावर्तन क्रम क्या है, एक तो कार्य में क्या है उत्पादन, व्यवहार में न्याय, तो उत्पादन कैसे, नियम पूर्वक उत्पादन है ना, व्यवहार में न्याय, तो न्याय को देख रहे हैं, और उसके फलन में मानवाकांक्षा के आधार, मानवाकांक्षा क्या है, मानव की आकांक्षा है समाधान, समृद्धि, अभय अस्तित्व या अभ्युदय या सर्वतोमुखी समाधान का प्रमाण। तो जो सर्वतोमुखी समाधान का प्रमाण है ये मानव की आकांक्षा है, चीर आकांक्षा है, चीर अभिलाषा, सदा सदा मानव इसके लिए तृषित है, प्यासा है ना, यही मानव की मूल आकांक्षा है। प्रयोजन में देख रहे हैं तो जीवन लक्ष्य के आधार पर सार्थक होना पाया जाता है। तो जीवन लक्ष्य क्या है, सुख, शांति, संतोष, आनंद। इनकी अर्थात उत्पादन, न्याय, मानवाकांक्षा, जीवनाकांक्षा सार्थक होने की स्वीकृति हर मानव में सहज है। यह मुद्दा पहले स्पष्ट हो चुका है। तो हर मानव क्या चाहता है, हर मानव समाधान, समृद्धि, अभय अस्तित्व पूर्वक जीना चाहता है। हर मानव अभ्युदय चाहता है, हर मानव सर्वतोमुखी समाधान चाहता है, कोई भी मानव समस्या नहीं चाहता है। और दूसरे रूप में जीवन के रूप में तो कोई आदमी दुख नहीं चाहता है, अशांति नहीं चाहता है, असंतोष नहीं चाहता है ना। हर आदमी क्या चाहता है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये हर मानव की चाहत है। और सुख, शांति, संतोष, आनंद कैसे होएगा, उसके लिए मानवाकांक्षा जो है, जो मानव लक्ष्य है, उसको पूरा होने से ही वो सफल होता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। तो आज लगभग हमको लगता है कि यही रोकना चाहिए।